हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म और आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस यूनिट के अंदर हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि जब तक हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तक हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करेंगे। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को हम कंप्लीट कर चुके हैं, दो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को। देखिए, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज हम कहां पर करते हैं? जब हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं। तो देखिए, अगर अभी तक आपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को नहीं पढ़ा है तो एक बार आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए थे उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, तो उसके बाद आपको यहां पर इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। देखिए, इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो आज इस टॉपिक का हमारा पहला लेक्चर होगा। तो हमें आज पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। देखिए, एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें तीन एप्लीकेशन पढ़नी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें से पहली एप्लीकेशन है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, सेकंड एप्लीकेशन होगी सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन और थर्ड एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती क्या है ना। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या है जिसको हमें सॉल्व करना सीखना है। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2y अपॉन del x स्क्वायर। ये हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब ये वेव इक्वेशन कहां से आई, कैसे आई, इसको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया हम समझ लेते हैं। वैसे देखिए, आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आप बहुत डिटेल में पहले फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये जो वेव इक्वेशन है ये कहां से आती है और कैसे आती है ना। देखिए, इसको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो इसका मतलब समझते हैं एक्चुअल में क्या है। देखिए जरा, मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है। क्या है? हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों साइड से क्या कर दिया, टाइट कर दिया। दोनों साइड से क्या कर दिया, इसको एकदम टाइट करके दोनों तरफ इसको बांध दिया, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से क्या है, ये टाइट, यानी कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसको पूरी तरह से टाइट करके दोनों तरफ क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब यहां पर जरा ध्यान देना, अगर इस स्ट्रिंग को आप किसी भी पोजीशन से पकड़ के ऊपर को पुल कर दें या नीचे को पुल कर दें और पुल करके इसको छोड़ दें, तो क्या होगा? देखिए, अगर आप इसको पुल करके छोड़ देंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है ना। तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और अगर वाइब्रेशन होगा तो यहां पर वेव का फॉर्मेशन होगा, और जिस वेव का फॉर्मेशन होगा उसी वेव की इक्वेशन हमने यहां पर लिखी है। ये क्या है, वेव की इक्वेशन है। जब आप स्ट्रिंग को दोनों तरफ से टाइट कर देंगे और उसको पुल करके छोड़ देंगे तो उसमें जो वेव का फॉर्मेशन होगा उसी वेव की ये इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना सीखना है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं। देखिए, अब ये जो वेव इक्वेशन आई है, इसका जो डेरिवेशन है, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो अभी मैं इस इक्वेशन को आपको ड्राइव नहीं करा रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है। तो इसका जो डेरिवेशन है मैंने आपको डीपीपी में दिया है ना, डीपीपी में दिया है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा और थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से इस इक्वेशन का डेरिवेशन होता है। आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, किस तरह से इस वेव
जो इक्वेशन है इसका डेरिवेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर हम इस स्ट्रिंग को पुल करके छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट होगी, यानी कि अगर आप इस स्ट्रिंग को ऊपर को पुल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी स्ट्रिंग की, है ना। और ये जो स्ट्रिंग हमने ली है, मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, एल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, एल है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये एक वाई एक्सिस और यहां पर मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से यहां से इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है। बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन, है ना, लेकिन अभी मैं करा नहीं रहा हूं। देखिए यहां पर मान लीजिए ओरिजिन है, तो हमने क्या करा, ये वाला जो इसका एंड है इसको मैं पोजीशन बोल देता हूं ओ और इसको मैं बोल देता हूं ए। तो ये जो एक साइड पर हमने इसको फिक्स किया, तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग को हमने ओरिजिन पर फिक्स कर दिया। कहां पर फिक्स कर दिया, ओरिजिन पे, यानी कि जिस पोजीशन पर ये स्ट्रिंग फिक्स है उसको मैंने मान लिया कि ये ओरिजिन है, ठीक। और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं, तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है कुछ इस तरह से आ जाएगी, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए। कौन सा पॉइंट हो गया, ए। तो ओ से लेके ए तक हमारे पास स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है, एल है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि इसमें इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूं, इतना डिफ्लेक्शन एक्चुअल में आएगा नहीं। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अगर हमें इस वेव का डेरिवेशन करना है, अगर हमें इस वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, यानी कि इस इक्वेशन को ड्राइव करना है, तो कैसे डेरिवेशन होगा वो मैं आपको एक बार समझाना चाह रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करना होगा। जैसे आप लोग जानते हैं अच्छे से, फिजिक्स में हम जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं तो उस किसी भी चीज का छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इसका एक छोटा सा पार्ट हमें लेना होगा। और देखो क्योंकि आपने इस स्ट्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया है ना, आपने क्या किया, इसके अंदर फोर्स अप्लाई किया, और ये स्ट्रिंग है, और आप जानते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो टेंशन की फॉर्म में होता है, टेंसाइल फोर्स। तो यहां पर ये पार्ट जब आप लेंगे तो इस पार्ट में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा, और टेंसाइल फोर्स जो होता है ना वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। तो आपने यहां पर ये छोटा सा पार्ट लिया, तो ये छोटी सी बॉडी आपने ले ली, तो अगर आप इस पार्ट पे टेंशन फोर्स लगाएंगे तो एक टेंशन फोर्स तो इधर जाएगा और दूसरा टेंशन फोर्स नीचे आएगा, टेंसाइल फोर्स। क्यों, क्योंकि टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से दूर की तरफ लगता है, तो इधर आ जाएगा T2, इधर आ जाएगा T1। मैंने दो टेंशन यहां पर एज्यूम कर ली। अब ये जो टेंसाइल फोर्स है ये कुछ ना कुछ एंगल भी बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मान लेते हैं ये एंगल हमारा बीटा है, और इधर जो एंगल बन रहा है लेफ्ट में ये एंगल अल्फा है। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स के अंदर आपने डेरिवेशन पहले कर भी चुके हैं आप लोग, है ना। अब यहां पर देखो ये T2 टेंशन है, ये T1 टेंशन है, जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर है। हमने स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट लिया है, ठीक। अब देखो ये जो T2 टेंशन है, सीधी सी बात है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, इस टेंशन का एक पार्ट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसको हम कहेंगे T2 cos बीटा, एंगल की तरफ cos आता है, T2 cos बीटा, और इधर जाएगा T2 sin बीटा। ये आपको अच्छे से मालूम है, अगर आप इसका कंपोनेंट लेंगे तो इधर cos कंपोनेंट आएगा, इधर sin कंपोनेंट आएगा। सिमिलरली जब आप इस T1 का कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा जो होगा आपका T1 sin अल्फा, और जो इधर आएगा वो होगा आपका T1 cos अल्फा। तो आपने देखा, आपने एक छोटा सा पार्ट एज्यूम किया, और आपने देखा उस छोटे से पार्ट पे अब आपको चार फोर्स मिल चुके हैं, है ना। दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दो फोर्स कहां मिले आपको, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दो मिले आपको वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जरा ध्यान देना, देखिए जब आपने इस स्ट्रिंग को पुल किया, इसको छोड़ा, तो इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, और देखिए इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे, मान लो कोई पार्टिकल यहां पर है, तो इस पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, यानी कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस तरह से इसका मोशन होगा। क्या इस पार्टिकल का मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों तरफ से टाइट है, तो इसका मोशन केवल अप एंड डाउन हो सकता है, इधर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई मोशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले फोर्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। केवल पार्टिकल का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में सभी पार्टिकल के ऊपर कोई नेट फोर्स लग रहा है।
तो अब जरा मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ये दोनों फोर्स तो होगा इक्वल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो देखिए नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा T2 साइन बीटा, ये ऊपर को लग रहा है, और T1 साइन बीटा अल्फा नीचे लग रहा है। एक फोर्स में से दूसरे फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये नेट फोर्स है जो स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर रहे हैं। अब मेरी बात पे जरा ध्यान दीजिए, ये तो आ गया नेट फोर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अप्लाई करना है न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इक्वल टू ma, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है, यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो तो हो जाएगा del टू वाई अपॉन del t स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं एक्सीलरेशन कब आता है, जब आप किसी चीज का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन। नेट फोर्स आपका ये लिखा हुआ है, इसको इधर पुट कर देंगे। तो देखो जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखो एक पार्ट तो आ चुका, और दूसरा पार्ट इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। एक पार्ट आपका आ चुका ये वाला, दूसरा वाला पार्ट इसको सिंप्लीफाई करके आएगा जब इस पार्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है मैंने आपको डीपीपी में दिया है, आप लोग एक बार यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके देखना, आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, है ना, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर कोई नहीं करना चाहता तो ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं केवल आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि एक्चुअल में ये जो वेव इक्वेशन है ये कैसे ड्राइव होती है। अब लेकिन हमें यहां पर पढ़ना क्या है, हमें यहां पर पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब एक बात यहां पर जरा समझिए, इसका सॉल्यूशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा क्या, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा क्या, वो मैं आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान दीजिए इधर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा से बनाता हूं थोड़ा सा बड़ा करके, और आपको बताता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का फायदा क्या है, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, ये मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। देखो तो यहां पर ये मेरे पास हो गई एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास आ गई वाई एक्सिस। फिर से मैं इस डायग्राम को दोबारा से बना रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके। ये हमारा ओ पॉइंट आ गया ओरिजिन पे, और यहां से ये हमारा वेव का फॉर्मेशन हुआ। देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा। तो ये हमारा आ गया ए पॉइंट, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, लेंथ कितनी है, एल है। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, देखिए मान लो सपोज हमारे पास इस स्ट्रिंग के ऊपर हमने एक पॉइंट यहां पर कंसीडर किया, ये एक पॉइंट है। तो जब आपने इसको ऊपर पुल किया तो ये पार्टिकल भी ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग के साथ साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। और अगर मान लो कोई पार्टिकल यहां है तो ये भी ऊपर जाएगा, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं किसी, ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो पहले यहां पर था इनिशियली, लेकिन इनिशियली यहां पर था लेकिन अब ऊपर चला गया है। कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये पार्टिकल यहां पर आ गया, यानी कि देखो अब यहां पर जरा एक बात और समझिए, ये जो इसकी स्ट्रिंग की इनिशियल पोजीशन है, यानी कि जब ये स्ट्रिंग आपका दोनों के बीच में क्या है, फिक्स है, तो स्टार्टिंग में जो इसकी पोजीशन है वो पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब आप इसको पुल करेंगे, यानी कि जब ये वाइब्रेट करेगी, तो ये जो वाइब्रेशन होगा ये इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होगा, ऊपर और नीचे। अब यहां पर जरा ध्यान देना, मान लीजिए कोई पार्टिकल स्ट्रिंग पे ऊपर यहां पर था, तो जब आपने इसको पुल किया तो ये पार्टिकल, जब ये वाइब्रेट हो रही है तो ये पार्टिकल अप एंड डाउन होगा। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से वाई डिस्टेंस ऊपर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इस पार्टिकल की पोजीशन दो चीजों के ऊपर, पार्टिकल की पोजीशन दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। कौन कौन से दो पैरामीटर, एक तो टाइम, पहला पैरामीटर टाइम, और दूसरा पैरामीटर ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। देखो सीधी सी बात है, ओरिजिन से डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा,
है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और फिर से डिक्रीज होना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो इसलिए इस पार्टिकल की जो पोजीशन है उसमें दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम और एक इसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो एक्चुअल में जब हम वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हम इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके हम y को कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक्चुअल में हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्टेंस है, यानी कि पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे देखिए, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो देखिए क्या है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि वेव जो हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है ये आप याद कर लेंगे, और ये जो वेव इक्वेशन है किस तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं ये भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया दे दिया है ना। और जब हम इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, y क्या है, y एक्चुअल में उसकी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोजीशन क्या है पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन के रेस्पेक्ट में। चलिए अब यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं बाउंड्री कंडीशंस की। अब देखो यहां पर एक्चुअल में हमें दो कंडीशंस पढ़नी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन। अब ये बाउंड्री कंडीशन क्या है जरा ध्यान दीजिए, बाउंड्री कंडीशंस। देखो अब यहां पर बाउंड्री कंडीशंस पे जरा ध्यान दें, ये मैं यहां पर आपको स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशंस लिखाने जा रहा हूं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिन पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ध्यान देना इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्ट्रिंग क्या है, टाइट है, यानी कि फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग का पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट नहीं करेगा, इस पॉइंट पर भी पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। देखो यहां पर x 0 है तो y भी क्या है, 0 है। ये हमारी हो गई पहली बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, एट x इक्वल टू l, यानी कि जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना l, x इक्वल टू l पर y इक्वल टू 0 होगा अगेन, यानी कि x इक्वल टू 0 पर भी y 0 है, x इक्वल टू l पर भी y 0 है। ये तो हुई बाउंड्री कंडीशन की बात। अब यहां पर इनिशियल कंडीशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशन। अब इस पर भी जरा ध्यान देते हैं, इनिशियल कंडीशन। देखिए इनिशियल कंडीशन का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल कंडीशन। तो यहां पर दो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस होंगी। देखो एट t इक्वल टू 0, यानी कि स्टार्टिंग में, यानी कि जहां से हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया उस समय की बात हो रही है। एट t इक्वल टू 0, टाइम क्या है, 0 है। तो एट t इक्वल टू 0, यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, एट t इक्वल टू 0, ध्यान देना। तो जब t इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू fx होगा, यानी कि जिस इंस्टेंट पर टाइम 0 है उस इंस्टेंट पर इसकी जो इक्वेशन है या इसका जो कर्व है उस कर्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे fx से, y इक्वल टू fx। और एट t इक्वल टू 0 दो चीजें यहां पर होंगी, एट t इक्वल टू 0 डेल y अपॉन डेल t भी 0 होगा, डेल y अपॉन डेल t भी 0 होगा। तो ये दो होती है इनिशियल कंडीशन और दो होती है बाउंड्री कंडीशन, इन्हीं का हम आज यूज करेंगे। तो दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए, बाउंड्री कंडीशंस एंड इनिशियल कंडीशन का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम 0 है तो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू fx होगा। देखिए जब टाइम 0 है तो 0 टाइम पर, है ना, 0 टाइम का मतलब है जब से आपने इसकी स्टडी को स्टार्ट किया, यानी कि जहां से आपने इसकी स्टडी स्टार्ट की तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस स्ट्रिंग की क्या पोजीशन थी, या इस स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग का जो कर्व था वो कैसा था, तो उसको हमने मान लिया कि y इक्वल टू fx था, है ना। दूसरा, जब स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 है तो y का, यानी कि वेलोसिटी dy बाय dt किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो देखिए जब आपने स्टडी को स्टार्ट किया उस समय वेलोसिटी को हम क्या मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। अब मेरी बात का ध्यान दीजिए, देखिए अभी जो मैं आपको यहां पर इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, इस वेव इक्वेशन हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन।
तो इस वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम ये बाउंड्री कंडीशंस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारा, और क्वेश्चन क्या है, सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएबल। यहां पर इसको कंप्लीट लिख लीजिए। देखिए, सॉल्व वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ, यहां पर आएगा मेथड ऑफ, बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यहां पर करना क्या है, हमारे पास जो ये वेव इक्वेशन है हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को लिखेंगे। नाउ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो मैं यहां पर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लिख रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई थी क्या होती है, del 2y अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू del 2y अपॉन c स्क्वायर आएगा पहले, del 2y अपॉन del x स्क्वायर। ये हमारी क्या है, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। अब जरा ध्यान करिए, अब यहां पर मैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करने जा रहा हूं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जिसको हम पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और अब यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आता है तो आप मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करिए और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को अप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना। मैंने आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ाया था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो भी इक्वेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होती थी उस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद यहां पर, अब देखो हमें यहां पर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, लेट y इज इक्वल टू, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके सॉल्यूशन का मतलब है y की वैल्यू, तो हम इसके सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू x t। और यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जो x है वो x का ही फंक्शन है और जो t है वो भी t का फंक्शन है, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स टी, जिसको हम एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करते थे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, यहां से आप देखो आपको क्या क्या चाहिए, del 2y अपॉन del t स्क्वायर और del 2y अपॉन del x स्क्वायर चाहिए। इस इक्वेशन की हेल्प से आप del 2y अपॉन del t स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे और del 2y अपॉन del x स्क्वायर को भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए ना। देखिए ये कैसे मिलेगा, अगर आप इसका 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव कर दें तो आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा, ज्यादा ध्यान देना ना, del 2y अपॉन del t स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 2 बार इसका डेरिवेटिव करूं, पार्शियल डेरिवेटिव, अब जरा यहां पर ध्यान देना, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो पहले तो x को बाहर कर दो, कांस्टेंट है, और इस t का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। अब क्योंकि आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर वेरिएबल जो आपका y है ये केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है ना। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना कितना आएगा, d स्क्वायर t अपॉन dt स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों हुआ, इस पर जरा ध्यान देना। एक्चुअल में क्या है, यहां पर अगर आप ध्यान दें, जो x है वो केवल x का फंक्शन है, t केवल t का फंक्शन है, तो ये t केवल एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसलिए मैंने यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखा, यहां पर हमने लिखा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और आपको मालूम है जब हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाते हैं तो वहां पर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहां पर मैंने पार्शियल नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी डबल डैश। देखो 2 बार डिफरेंशिएशन है तो t के ऊपर डबल डैश लग गया, तो ये आ गया हमारा del 2y अपॉन del t स्क्वायर की वैल्यू। अब आगे देखो, इसके आगे चलते हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, del 2y अपॉन del x स्क्वायर। तो यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा del 2y अपॉन del x स्क्वायर, कितना आ जाएगा,
अब हमें क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको, सॉरी x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर x के रेस्पेक्ट में करना है तो t तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा d2x अपॉन dx स्क्वायर, यही आएगा 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, tx डबल डैश। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके पास दोनों डेरिवेटिव आए हैं इन दोनों को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए अगर आपको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पहले से आता है ना तो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे एक्स टी डबल डैश, एक्स टी डबल डैश है ना, यहां पर आ गया इक्वल टू सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश, ये आ जाएगा। अब इसको लेफ्ट में लेकर के आते हैं तो ये आ जाएगा एक्स टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करते थे आपको अच्छे से मालूम है, इसके बाद हम इस इक्वेशन को इसके सॉल्यूशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो सॉल्यूशन आपने एज्यूम कर रखा है। तो डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, एक्स टी से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको एक्स टी से डिवाइड करेंगे देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा एक्स टी डबल डैश अपॉन एक्स टी माइनस सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश अपॉन एक्स टी इक्वल टू में 0। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। देखो यहां से x कट गया और यहां पर t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखिए क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान दें। तो t डबल डैश अपॉन t डबल डैश अपॉन t, और ये हमारे पास आ रहा है c स्क्वायर x डबल डैश माइनस सी स्क्वायर x डबल डैश अपॉन x, कौन में x। और यहां पर इसको इक्वल में ही रखते हैं, है ना, लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर इसको इक्वल में ही रखिए, है ना, ये लीजिए इक्वल में ही रखते हैं, मैं उधर नहीं लाते इसको, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको डिवाइड करा, हाँ इसको हमने क्या कर दिया, यहां से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं यहां पर भी इक्वल में ही लिख लेता हूं, ठीक है ना, ये हमारे पास है। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया एक्स टी से, तो एक्स टी से डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास आ गया ये। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इसमें मैं एक्स डबल डैश एक्स को लेफ्ट में लिख लेता हूं और इसको राइट में, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू टी डबल डैश अपॉन टी, और मैं सी स्क्वायर को इधर इसकी साइड में लिख लेता हूं तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना आप अच्छे से जान दें, इसके बाद हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वल टू में के, इसके इक्वल मान लिया के। आपको मालूम है जब हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हम क्या करते थे, इस रेशियो के लिए हम 3 तरह के कांस्टेंट यूज करते थे, या तो हम के मानते थे इसको, या प्लस पी स्क्वायर एज्यूम करते थे, या माइनस पी स्क्वायर एज्यूम करते थे। यहां पर आप इसको पहले के मानेंगे, क्या मानेंगे, के। तो मैंने इसको के एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद देखिए, तो यहां पर आप क्या करेंगे, के एज्यूम करने के बाद यहां पर एक बार तो आप इन दोनों पेयर को लेंगे और एक बार आप इन दोनों पेयर को लेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को ले लेता हूं, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड से आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, तो एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स उधर चला जाएगा तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू के एक्स, और इसको अब लेफ्ट में लेकर के आएंगे, कहां आएंगे, लेफ्ट में लेकर के आएंगे, जरा ध्यान देना। देखिए मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, सब वही चल रहा है जो हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में पढ़ा था। इसको लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू में 0। और अब इसको क्या करते हैं, जो एक्स डबल डैश है इसको हम डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डी के फॉर्म में। देखो एक्स डबल डैश एक्चुअल में क्या है आप अच्छे से जानते हैं, एक्स डबल डैश का मतलब है d2x अपॉन dx स्क्वायर। यहां पर हमने पुट भी किया था, देखो कहां पर, ये देखिए d2x अपॉन dx स्क्वायर, यही हमारा क्या था, एक्स डबल डैश। तो वापस मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं d2x अपॉन dx स्क्वायर,
तो यहां पर इसका मतलब ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं ये जो इतना इतना पार्ट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डी स्क्वायर को, डी ऑपरेटर। तो यहां पर क्या बचेगा, इसकी जगह डी आ जाएगा, एक्स बचेगा। कहने का मतलब ये है एक्स डबल डैश की जगह पर आप डी स्क्वायर एक्स रख सकते हैं और ये माइनस का के एक्स इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको मालूम है कि एक्स डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर एक्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां से क्या होगा, एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये डी स्क्वायर माइनस के और एक्स आ गया कॉमन इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो यहां तक मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। और ये जो इक्वेशन मेरे पास यहां पर आई है, इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखो, अब क्या करते हैं, इन दोनों पेयर को लेते हैं, इन दोनों पेयर को यहां पर ले लेते हैं। देखिए क्या क्या आएगा, 1/c स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के, है ना। अब यहां पर देखिए सी स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर के, सी स्क्वायर के, ये हमारे पास यहां से आ गया सी स्क्वायर के। और इस टी को भी उधर ही ले जाना था, टी को भी उधर ही ले जाना है। चलिए तो टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर के और ये आ जाएगा टी। अब इसको क्या करो, लेफ्ट में लेकर के आओ, टी डबल डैश माइनस सी स्क्वायर के टी इक्वल टू में 0। फिर से वही करना होगा आपको। देखिए क्या है, यहां टी डबल डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डबल डैश, इसका मतलब है डी स्क्वायर टी अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर टी। तो यहां पर इसके प्लेस पर आ जाएगा डी स्क्वायर टी माइनस सी स्क्वायर के टी इक्वल टू में 0। और यहां से क्या आएगा, टी कॉमन आएगा। अब मैं यहां से टी को कॉमन ले लेता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। टी को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के और बाहर आ जाएगा टी इक्वल टू में हो जाएगा 0, है ना। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 हमारे पास आ गया डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के और बाहर आएगा टी इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद क्या करना है, जरा ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ चुकी है, जिसको हमने के एज्यूम किया था। अब यहां पर ये जो केस, अब थोड़ा सा यहां से सिचुएशन चेंज हो गई। देखिए इससे पहले तक हमने जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उसमें मैंने आपको बताया या तो हम के मानते थे या पी स्क्वायर मानते थे या माइनस का पी स्क्वायर मानते थे, तीनों में से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर आप स्टार्टिंग में के एज्यूम करेंगे, के एज्यूम कर लिया। अब के को एज्यूम करके आप यहां पर एक बार इन दोनों रेशियो को लेंगे, एक बार इन दोनों रेशियो को लेंगे, तो इन दोनों से आपको एक इक्वेशन मिलेगी और इन दोनों से भी आपको एक इक्वेशन मिलेगी। आपको इसको यहीं पर आकर रोक देना, इसके आगे अभी सॉल्व नहीं करना है। अब इसके बाद यहां से आपको 3 केस बनाने हैं। कितने केस बनाने हैं, 3। देखिए कैसे, एक्चुअल में यहां पर अब आपके बनेंगे 3 केस। पहला केस आपका बनेगा जब k की वैल्यू 0 होगी, दूसरा केस आपका बनेगा जब k की वैल्यू आप पी स्क्वायर मानेंगे, और तीसरा केस आपका बनेगा जब आप k की वैल्यू को माइनस का पी स्क्वायर मानेंगे। यानी कि इस k को हमें 3 बार एज्यूम करना है। एक बार k इक्वल टू 0, सबसे पहले आप k इक्वल टू 0 लेंगे, उसके बाद आप k इक्वल टू पी स्क्वायर लेंगे और उसके बाद आप k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर कंसिडर करेंगे। तो यहां से आपको 3 केस कंसिडर करने 1 बाई 1। तो यहां पर मैं सबसे पहले केस 1 ले लेता हूं, है ना। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, केस 1। तो केस 1 क्या होगा आपका, केस 1 में आपको क्या करना है, k को 0 लेना है ना। तो केस 1 में आपको क्या करना है, k को 0 के इक्वल मान लेना है। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप k को 0 के इक्वल मान लेते हैं तो अब आपको क्या करना है, इस k की वैल्यू को इक्वेशन 3 में भी रखना है, 4 में भी रखना है और इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो जब आप थर्ड इक्वेशन में k को 0 रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिल रहा है। यहां पर k को 0 रखेंगे तो k को 0 रखते ही आपको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 0। अब यहां से इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए या फिर आप इसको CF और PI के फॉर्मूले से निकाल देंगे। चलिए मैं आपको CF और PI का फॉर्मूला बताता हूं।
देखिए अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन जरा ध्यान देना, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि यहां से हमें डी की दो वैल्यू मिलेंगी और दोनों ही 0 मिलेंगी। तो यहां पर सीएफ का कौन सा केस बना, यहां पर सीएफ का बना रिपीटेड वैल्यू वाला केस। और जब वैल्यू रिपीटेड होती है तो आप जरा ध्यान देना सीएफ क्या होता है, सीएफ होता है हमारे पास C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 x और e की पावर में mx। क्या यही था सीएफ का फॉर्मूला जब वैल्यू रिपीटेड होती है, C1 प्लस C2 x e की पावर में mx। तो अब यहां पर जरा ध्यान देना CF, और यहां पर PI कितना होगा, PI होगा 0। तो मैं यहां पर CF और PI नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, तो मैं यहां पर डायरेक्टली देखिए यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो CF प्लस PI करके आएगी, और आपको मालूम है PI तो 0 ही है हमेशा। तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू केवल CF आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, x की वैल्यू CF प्लस PI होगी, और CF क्या होगा जरा ध्यान देना, CF होगा x इक्वल टू C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x। अब देखिए बाहर आएगा e की पावर में 0x, लेकिन आप जानते हैं e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहां पर इसको e की पावर 0x को लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर बचेगा ये। तो ये है आपका x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमने x को सॉल्व कर दिया। अब एक बात और देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो भी तरीका चलिए मैं यहां पर बता देता हूं शॉर्ट में, देखो जरा ध्यान से कैसे कर सकते थे। ये d2 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब इसको देखो, इसके इक्वल टू में 0, बाकी कुछ है नहीं। तो इसको अगर मैं एक बार इंटीग्रेट करूं, क्या कर दूं इसको इंटीग्रेट, तो एक बार इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा dx अपॉन dx और इक्वल टू में मिलेगा C1 एक कांस्टेंट। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो आएगा, तो उसको हमने मान लिया C1 है। उसके बाद इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो एक बार और इंटीग्रेट करके आपको मिलेगा x, और C1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा C1x प्लस C2। तो देखो यहां पर भी वही आ रहा है, वहां पर भी वही आ रहा है, सेम आंसर है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने C2 के साथ x लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो C1 प्लस C2x और यहां पर आ क्या आ रहा है C1x प्लस C2। तो दोनों आंसर क्या है, सेम है, दोनों आंसर सेम है। तो आप इस तरह से इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन वाला मेथड सभी जगह पर अप्लाई नहीं होता है, केवल वही अप्लाई होता है जहां डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो रहा होता है। चलिए ये हमारे पास आगे x की वैल्यू। अब अभी तो हमने केवल इक्वेशन 3 का यूज किया, अब हम इक्वेशन 4 का यूज करेंगे। 4 कहां पर है, ये रही, इसका यूज करेंगे तो यहां से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिलेगी, t की। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, अब जरा 4 इक्वेशन से देखिए, 4th इक्वेशन से क्या मिलेगा। अगर आप 4th इक्वेशन में k को 0 पुट करेंगे, देखो k को 0 पुट करना है, अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे k को, तो ये डी स्क्वायर टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर टी इक्वल टू में 0, डी स्क्वायर टी इक्वल टू में 0। और यहां से अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जरूरी नहीं कि आप यहां वर्ड्स में लिखें ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैं लिख रहा हूं लेकिन लिखना जरूरी नहीं है। तो जब आप यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब डी की दो वैल्यू आएंगी, दोनों 0,0 होंगी। तो यहां से आप CF लिखेंगे और PI लिखेंगे, PI 0 होगा, जो CF होगा वही t की वैल्यू होगी। तो यहां से अगर मैं t की वैल्यू लिखूं तो देखो t की वैल्यू क्या आएगी, यहां से t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास t इक्वल टू C1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम C1 C2 का यूज कर चुके हैं। अब हम यूज करेंगे C3 C4 का। तो t इक्वल टू C3 प्लस C4t, ये आपका आ गया दूसरा सॉल्यूशन, मतलब t का सॉल्यूशन आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान देना, हमने जब k को 0 माना तो हमने x भी कैलकुलेट कर लिया, हमने t भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमने x और t कैलकुलेट अगर कर लिया है तो हमारा इसका मतलब एक सॉल्यूशन हमारा आ चुका। सॉल्यूशन क्या था, जरा यहां पर ध्यान दो, हमने सॉल्यूशन को क्या अज्यूम किया था, y इक्वल टू xt, y इक्वल टू
xt। तो अब आप क्या करेंगे ना, अब आप x और t को पुट x एंड t इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x और t दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना। x और t को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा, देखिए तो यहां से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपकी आ रही c1 c2x, c1 प्लस c2x, और t की वैल्यू कितनी है c3 प्लस c4t, और ये हमारा है इसका पहला सॉल्यूशन। ये क्या है हमारा, एक सॉल्यूशन तो हमारा आ गया, और इस इक्वेशन का नाम हम दे देंगे इक्वेशन नंबर, कहां तक पहुंच गए थे हम, इक्वेशन नंबर में 4 तक पहुंच गए थे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारा इस वेव इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है। अभी पहला सॉल्यूशन है, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं और उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है। क्वेश्चंस लेंथी हैं लेकिन सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब देखो केस नंबर 2 पे चलते हैं। तो केस 2 क्या है, केस 2, अब जरा ध्यान देना केस 2 पे। केस 2 में आप क्या करने वाले हैं, केस 2 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे k की वैल्यू को p स्क्वायर, क्या करेंगे k की वैल्यू को p स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कितना आएगा। और कहां पर करेंगे, वही अगेन इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, है ना। थर्ड इक्वेशन का आपकी ये रही, इसमें k की जगह p स्क्वायर पुट कर देंगे तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर x इक्वल टू में 0। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। ये हमारे पास आ गया, इसकी लिखेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब मैं यहां बार बार ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख नहीं रहा हूं, सीधे लिखता हूं ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आपको डी की 2 वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस पी। तो यहां से जब आप, अब देखिए सी एफ आएगा, यहां पर पी आई 0 होगा, यानी कि यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि x इक्वल टू कितना होगा, तो x इक्वल टू आएगा c1 e की पावर में px प्लस c2 e की पावर में माइनस px, क्योंकि एक रूट p होगा और एक रूट माइनस p होगा। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई x की वैल्यू। आगे चलते हैं, अब इसी k की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। ये इक्वेशन नंबर 4 है, तो यहां पर c स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 में, अब हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 4 पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ऊपर वाला तो हमें इक्वेशन 3 से मिला रिजल्ट, अब 4th में देखिए। 4th में अगर आप पुट करते हैं तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और के की जगह भी आ जाएगा पी स्क्वायर, और बाहर आएगा टी इक्वल टू में 0। अब आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद देखो यहां पर देखो जरा ध्यान से, ध्यान दीजिए। तो ये हमें यहां से मिल गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहां से मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहां से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस सीपी, प्लस माइनस सीपी। और अगर डी की वैल्यू प्लस माइनस सीपी आ गई है तो अब यहां से सी एफ आएगा, पी आई अगेन 0 होगा। पी आई 0 क्यों हो गया, क्योंकि देखो सबकी राइट हैंड साइड 0 है। यहां पर जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगी सबकी राइट हैंड साइड 0 होगी, इसलिए पी आई 0 आएगा, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर जो सी एफ के रूल लग रहे हैं ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले रूल लग रहे हैं, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से एक बार रिवाइज कराए थे। चलिए, तो यहां पर अब हमारे पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो टी की वैल्यू सी एफ के इक्वल होगी, और इस इक्वेशन का सी एफ कितना बनेगा, टी इज इक्वल टू C1 e की पावर में CP t, यहां पर वेरिएबल t है और पहले वेरिएबल क्या था हमारा x था, ठीक है, प्लस C2 e की पावर में माइनस CP t, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। देखो t भी आ गया, x भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू, पुट x and t, पुट x and t इन इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, इक्वेशन नंबर 2 को याद रखना x और t है, तो x और t की दोनों वैल्यू वापस रख दो यहां पर।
तो देखिए x कितना है, x है हमारे पास, x कहां गया, ये रहा C1, जरा ध्यान दीजिए इधर, y इक्वल टू कितना आएगा, x है C1 e की पावर में px प्लस C2 e की पावर में माइनस px, पहला ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा t की वैल्यू, C1 e की पावर में CPT, C1 e की पावर में CPT प्लस C2 e की पावर में CPT। ये हमारा आ गया दूसरा सॉल्यूशन। तो ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया, ये क्या है हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ चुका, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, अब यहां पर इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 6 आ गई। तो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। अब हम चलते थर्ड सॉल्यूशन पे। थर्ड सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना होगा, k की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, केस 2 में आपने k की वैल्यू को पुट किया था p स्क्वायर, और अब चलेंगे केस 3 पे जहां पर आप पुट करेंगे माइनस का p स्क्वायर। तो अब हम चल रहे हैं केस 3। नाउ केस 3, केस 3 में क्या करना है आपको, केस 3 में आपको k की जगह पुट करना है, k की जगह पुट करना है माइनस का p स्क्वायर। चलिए, तो कहां पर पुट करना है ये आप ध्यान देंगे, आपको अगेन पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 और 4 में, 3 एंड 4 में, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देखिए 3 इक्वेशन क्या थी उसको देख लेते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 3 कहां गई, ये यहां पर k की जगह जब आप माइनस का p स्क्वायर पुट करोगे ना, तो ये d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो जब आप k की जगह माइनस p पुट करोगे तो ये आपका बनेगा d स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर x इक्वल टू में 0, ये बन जाएगा आपका, है ना। और यहां से जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से जब आप d की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये प्लस माइनस आयोटा p आएगी, क्या आएगी, क्योंकि d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है, तो d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0 है। आप p स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो माइनस p स्क्वायर, फिर यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट में माइनस p स्क्वायर, और जब रूट में माइनस आता है तो आपको मालूम है आयोटा आएगा, क्या आएगा, आयोटा। तो यहां पर प्लस माइनस आयोटा p आ गया। अब इसका लिखेंगे CF, और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके रूट्स क्या हो, अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो CF और PI, CF कैसे लिखा जाता है, PI तो 0 होगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी जो कि CF के इक्वल होगी, और यहां पर CF का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कॉम्प्लेक्स रूट के केस में CF का फॉर्मूला होता है e की पावर में अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन, है ना, cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये आपका CF का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इससे पहले हमने कांस्टेंट, हाँ यहां पर कांस्टेंट थोड़ा सा गलत कर दिए, कांस्टेंट हमने इसमें तो हमारे आ गए थे C1 और C2, है ना, यहां C1 C2 आ चुका है ना, तो ये C3 और C4 होना चाहिए, ये होना चाहिए C3 और ये होना चाहिए C4। पहले इसको मैं लिख देता हूं, ये C3 और ये C4, यहां पर भी चेंज कर लेते हैं, ये होना चाहिए आपका C3, चलिए दोबारा लिख देता हूं, देखो यहां पर क्या आएगा, C3 e की पावर में CPT प्लस C4 e की पावर में माइनस का CPT, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देखो अल्फा कितना 0 है और बीटा कितना p है। अब यहां पर मैं लिखूंगा इसको, तो देखो यहां पर तो ये तो 1 ही आ जाएगा, e की पावर में 0 बनेगा, तो यहां से CF प्लस PI जब आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा, और C1 cos px, बीटा की जगह p आएगा, प्लस C2 sin px, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम पुट करेंगे k को माइनस p स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम
तो फोर्थ इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आएगा, यहां पर आपका बनेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर और बाहर आएगा टी इक्वल टू में 0। देखिए कहां से आया ये इक्वेशन नंबर, आपको जाना पड़ेगा वापस 3 पर। 3 कहां है, नहीं 4 पे जाना पड़ेगा, 4 ये रहे। तो यहां पर k की जगह जब आप माइनस का पी स्क्वायर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर और बाहर आएगा टी। अब यहां से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहां से जब आप डी की वैल्यू निकालोगे तो अगेन ये माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा और ये भी रूट में आएगा। तो इसका मतलब यहां से आपको मिलेगा प्लस माइनस आयोटा सी पी, और इसको आप ऐसे लिख दीजिए 0 प्लस माइनस आयोटा सी पी। तो अगेन आप यहां पर टी का सॉल्यूशन लिखेंगे, टी का आंसर लिखेंगे तो सी एफ के इक्वल आएगा। तो क्या आएगा आंसर, देखो C1 C2 हम पहले यूज कर चुके हैं, यहां पर आ जाएगा C3 cos CPT, यहां पर वेरिएबल टी का यूज होगा है ना, cos CPT प्लस C4 sin CPT। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब आगे देखते हैं, यानी कि अगेन हमने कैलकुलेट कर लिया क्या चीज, x और t। यहां पर भी हमने x और t को कैलकुलेट कर लिया। तो इस सॉल्यूशन को अब मैं आगे लिखता हूं, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में करके लिखता हूं, देखिए जरा। तो t इज इक्वल टू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, ये मेरे पास आ गया। अब आगे देखिए जरा, अब इसके आगे देखिए क्या करना है। तो अगेन हम यहां पर क्या करेंगे, x और t को पुट x एंड t इन इक्वेशन नंबर 2, वापस इसको 2 में पुट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा यहां से y, यानी कि थर्ड सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू, दोनों का आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन x और t का। तो C1 cos px प्लस C2 sin px, ये तो पहला ब्रैकेट, और दूसरा ब्रैकेट नीचे लिख देता हूं, दूसरा ब्रैकेट आएगा C3 cos CPX प्लस C4, CPX नहीं है CPT है, CPT प्लस C4 sin CPT। ये हमारे पास आ गया इसका फोर्थ सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन, ये कौन सा सॉल्यूशन है, थर्ड, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन बनेगी 6 के बाद अब आ गई हमारे पास 7। तो देखिए हमने 3 सॉल्यूशन निकाले है ना, 3 सॉल्यूशन हम निकाल चुके। इक्वेशन नंबर, पहला सॉल्यूशन था हमारा इक्वेशन नंबर 5, दूसरा सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 6 और तीसरा सॉल्यूशन ये, यानी कि हम y के 3 सॉल्यूशन क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहां पर अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, देखिए आगे हम इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के, सभी क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे यहां तक आपका 100% सेम रहेगा। मतलब मैं आगे जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उन सभी क्वेश्चन में ये जो आपकी 3-4 स्लाइड है, ये स्लाइड मैं एकदम कॉमन रखूंगा, इसी स्लाइड को मैं वहां पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि आपको इतना पार्ट सभी क्वेश्चन में करना है जो मैं बोर्ड पे कर चुका हूं। देखो कितना पार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, पहली पूरी स्लाइड, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक का, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ भी करना हो, लेकिन स्टार्टिंग आप क्वेश्चन यहीं से करेंगे और ये तीनों सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करेंगे। यानी कि यहां पर टोटल आपके पास जो आपको ये 4 स्लाइड दिखाई दे रही हैं, इन चारों स्लाइड पे जितना भी कंटेंट लिखा है ये आपको सभी क्वेश्चन के अंदर करना है। अब देखो इससे आपका फायदा क्या है, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें इतना काम आपको करना ही है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सारे क्वेश्चन में एज इट इज आपको लिख देना है। तो अगर आपका क्वेश्चन 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, तो अगर आप इतना भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही करना है, आपको आगे भी करना है, अगर आप इतना भी कर देते हैं ना तो 7 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि इसके आगे के केवल 2 मार्क्स ही हैं। बात समझ में आ रही? तो यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा, जो भी वेरिएशन आएगा आगे के 2 नंबर में आएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में आपका आता है तो 5 मार्क्स आपको यहां तक के मिलेंगे। अब आगे की बात करते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, इसके बाद हमें लगानी बाउंड्री कंडीशंस, है ना। क्या लगानी है? बाउंड्री कंडीशन। देखिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो वेरी करेगा ना इसी के बाद करेगा, यहां तक तो कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा और इसके बाद भी पूरा वेरी नहीं करेगा, केवल लास्ट में जाके कुछ चीजें वेरी करेंगे। देखो जरा, अब मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं बाउंड्री कंडीशन। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। अप्लाई, नेक्स्ट पेज से शुरू करता हूं, है ना। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अब यहां से मैं बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने जा रहा हूं। अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। चलिए यहां पर बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। देखो बाउंड्री कंडीशंस क्या है ये आपको मालूम है, वो बता चुका हूं, क्योंकि यहां पर आपको वेव इक्वेशन सॉल्व करने दी तो यहां पर आप जो बाउंड्री कंडीशन एज्यूम करेंगे वो स्टैंडर्ड बाउंड्री कंडीशंस को एज्यूम करेंगे। ये लिखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, ये बाउंड्री कंडीशंस और ये इनिशियल कंडीशन। तो पहले मैं बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा, उसके बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूंगा, तब जाकर के आपको इसका फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर जरा ध्यान दें, मैं यहां पर अब बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए तो पहली बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या है, जरा ध्यान देंगे। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, तो पहली बाउंड्री कंडीशन है एट x इक्वल टू 0। देखिए जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी कितना होगा? 0 होगा। ध्यान रखना y दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो x के ऊपर और एक t के ऊपर। तो अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, है ना। ये हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये पहली बाउंड्री कंडीशन है। इसको मैं अप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान देना। कहां अप्लाई करना है? अब आपके पास, अच्छा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट छूट गई हमारी। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि आपके पास ये 3 सॉल्यूशन आए हैं। कितने सॉल्यूशन आए हैं? 3 सॉल्यूशन आपके पास आए हैं। इन तीनों सॉल्यूशन में से आपको ये देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने से पहले आपको लिखना होगा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन। तो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा है वो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। देखो देखिए 3 सॉल्यूशन आपके पास आए हैं, इनमें से हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा होगा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए। तीनों सॉल्यूशन नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा। अब देखिए कौन सा होगा, उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखो जो पहला सॉल्यूशन है या दूसरा सॉल्यूशन है, इनको अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये सॉल्यूशन पीरियोडिक है? देखिए मैं पीरियोडिक की बात क्यों कर रहा हूं, एक्चुअल में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहां से ड्राइव होती है? स्ट्रिंग से। जब स्ट्रिंग क्या करती है? वाइब्रेट करती है। और वाइब्रेशन में आप जानते हैं जब वाइब्रेशन होता है तो वो पीरियोडिक होता है, यानी कि यहां पर जो हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन पीरियोडिक होना चाहिए। और पीरियोडिक सॉल्यूशन का आपको कैसे पता चलेगा? देखो इन तीनों सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ऐसा भी है जिसमें साइन कॉस आ रहा है, और आप अच्छे से जानते हैं साइन और कॉस दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। साइन और कॉस कैसे होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू क्या करती है? रिपीट करती है आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और हम ऑलरेडी पहले बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन है। इसका मतलब इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है वो ये वाला है। बात समझ में आ गई? ये क्या है? मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है। और जनरली जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन मिलता है ना, वो आपको तब मिलेगा जब आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? आप इन तीनों केस में से केवल वही केस सॉल्व करो जिसमें आपको साइन कॉस के टर्म मिलती हैं, क्योंकि वही आपका मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन होगा। और अगर आप तीनों कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहूंगा आप तीनों को सॉल्व करिए। बात समझ में आ रही ना? लेकिन अगर आप क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हैं तो इन तीन में से
केवल एक केस आप ले सकते हैं, जैसे यहां पर k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, तो k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर से आपको साइन कॉस मिल रहा है, तो आप बाकी के दोनों केस को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया कि मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा है, तो जो मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है y इक्वल टू, अब मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में आएगा c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। ये हमारे पास इसका क्या है, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन है। अब यहां पर हमें अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशंस ना। अब मैं यहां पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने जा रहा हूं, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। चलिए देखिए, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, और हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, मैं यहां पर 1 बाय 1 दोनों को अप्लाई करूंगा। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारी यहां पर है एट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है एट x इक्वल टू l, y इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस को मैं यहां क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। देखिए पहले फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, कहां पर, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर, इससे पहले तक कहां तक पहुंच गया था, इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 8, इसको मैं इक्वेशन 8 मान लेता हूं। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 8 है। ठीक, चलिए देखिए, तो यहां पर इसमें पुट करेंगे पहली वाली बाउंड्री कंडीशन, इसको अप्लाई करेंगे पहले। देखो क्या है, x 0 है तो y भी 0 है, यानी कि इस इक्वेशन में x और y दोनों की जगह 0 पुट कर दीजिए। देखिए क्या मिलेगा, लेफ्ट में 0, यहां पर x को 0 पुट करेंगे, देखिए यहां पर x को 0 पुट करेंगे, cos 0 हो जाएगा, 1 बनेगा, यानी कि यहां से मिलेगा आपको c1, और ये बन जाएगा पूरा 0, तो c1 प्लस 0, तो यानी कि c1 बचेगा। और इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें x है नहीं, ना तो x है ना y है, तो c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, ये मेरे पास आ गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, अब यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, देखो यहां पर c1, दो चीजें यहां पर, एक तो c1 है और एक ये पूरा ब्रैकेट है, और इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। आप जानते हैं कि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जब 0 आता है तो दो में से कम एक तो 0 होनी चाहिए, यानी कि या तो c1 0 होगा या ये वाला पार्ट 0 होगा। अब देखते हैं कौन सा 0 हो सकता है। देखो क्या ये वाला पार्ट कभी 0 हो सकता है, अगर आप इस वाले पार्ट को ध्यान दें तो ये वाला पूरा पार्ट ये है, अगर यही 0 हो गया तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y तो हमें कैलकुलेट करना है, अगर वही 0 हो गया तो फिर हम कैलकुलेट क्या करेंगे, है ना। y 0 होने का मतलब है कि जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट नहीं कर रही है, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो एक्चुअल में हम इसको 0 नहीं कर सकते। तो अगर इसको 0 नहीं कर सकते तो यहां से ये बात तो कंफर्म हो गई कि c1 की वैल्यू 0 होगी। तो हमें एक कांस्टेंट मिल गया c1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए c1 आ गया हमारे पास 0। अब देखिए आगे, अब क्या करें, अब जब आपके पास c1 0 आ जाएगा तो अब आप अपने जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, इसको अपडेट करेंगे। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर अपडेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, आप अपडेट कर लेंगे, है ना, इसमें c1 को 0 पुट कर देंगे। तो देखिए अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें c1 को 0 पुट कर दो, क्या बचेगा, y इज इक्वल टू c1 तो 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 आ जाएगा, यानी कि यहां पर बचेगा c2 sin px, और ब्रैकेट में बचेगा c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, ये बचेगा आपके पास। ये है आपके पास अपडेटेड सॉल्यूशन। क्या है ये, अपडेटेड सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन। ये रहा आपके पास अपडेटेड सॉल्यूशन, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 9। नाउ अप्लाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन।
अब ये रही आपके पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए x की जगह l रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, और रखना कहां पर है, यहां पर नहीं रखना, अब यहां पर रखना है। तो y की जगह क्या रखेंगे, 0। तो मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूं और x की जगह l पुट कर देता हूं। तो C2 साइन px, x की जगह क्या पुट करेंगे, l, तो ये हो जाएगा साइन pl। ब्रैकेट में यहां पर तो x भी नहीं है y भी नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ये आ जाए। अब यहां पर फिर से वही सिचुएशन आ गई। देखो अब यहां पर 3 क्वांटिटी है, 1 2 3, तीनों में से कौन 0 होगा, क्योंकि कोई तो तीनों में से 0 होगा, तभी तो इसका प्रोडक्ट 0 आएगा। अब जरा ध्यान दो, देखो ये तो 0 हो नहीं सकता, अगेन फिर से वही सिचुएशन है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा y 0 हो जाएगा। दूसरा C2 भी 0 नहीं हो सकता इस बार, क्यों, क्योंकि C2 भी तो यहां मल्टीप्लाई में लिखा, अगर C2 0 हो गया तो y 0 हो जाएगा, इसके 0 होने पे भी ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर 0 हो कौन सकता है, बचा क्या, ये बचा, इसका मतलब ये यहां पर बचा ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, देखो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर अगर ये 0 हुआ तब भी तो ये 0 हो जाएगा। देखिए साइन PL है और वहां पर x है, हमने x की जगह PL पुट करा तब ये आया है, तो ये 0 हो सकता है। बात समझ में, इसको 0 होने का मतलब ये नहीं कि ये 0 हो गया, लेकिन अगर हम इसको और इसको 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से 0 कौन होगा, यहां से 0 होगा साइन PL, तो साइन PL इक्वल टू 0। और आप जानते हैं साइन के केस में साइन की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पे, तो आप यहां पर रख सकते हैं साइन PL इज इक्वल टू साइन n पाई, क्योंकि साइन n पाई क्या होता है, 0 होता है, जनरल वैल्यू होती है ना। अब यहां पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो PL इक्वल टू n पाई आएगा, PL इक्वल टू n पाई आएगा। और यहां से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें p की, p क्या कांस्टेंट है, तो p इक्वल टू आ जाएगा n पाई अपॉन l, यानी कि हमारे पास एक और कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। तो हमने C1 कैलकुलेट कर लिया, p को कैलकुलेट कर लिया, और हमने दोनों बाउंड्री कंडीशंस को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब हम यहां पर अप्लाई करेंगे इनिशियल कंडीशन को। अब यहां पर हमें अप्लाई करना है इनिशियल कंडीशन, तो जरा यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, देखिए किस तरह से अप्लाई होंगी। अब इसको देख लेते हैं एक बार, देखो ध्यान दीजिएगा। तो बाउंड्री कंडीशन दोनों अप्लाई हो गई। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इनिशियल कंडीशन ना, इनिशियल कंडीशंस। तो दो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है, दोनों को अप्लाई करेंगे 1 बाई 1, है ना। तो सबसे पहले यहां पर पहली इनिशियल कंडीशन हमारे पास होती है, देखिए एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, y इक्वल टू fx। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन है एट t इक्वल टू 0, डेल y अपॉन डेल t इज इक्वल टू 0। ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। अब जरा ध्यान देना, देखिए इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। अच्छा यहां पर हम इसको अपडेटेड सॉल्यूशन भी हमें लिखना था, तो पहले यहां पर अपडेटेड सॉल्यूशन है ना, यहां पर प्लेस है नहीं है, चलिए तो हमारा यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, वैसे मुझे पहले लिखना चाहिए था। तो ये तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, तो अपडेटेड सॉल्यूशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए जरा अपडेटेड सॉल्यूशन। अपडेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन था, इसमें हम क्या करेंगे, p के प्लेस पर n पाई अपॉन l पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू C2, y इज इक्वल टू C2 साइन, y इज इक्वल टू C2 साइन, और p की जगह n पाई अपॉन l, n पाई अपॉन l, और इनटू में x आएगा, क्या आएगा, x आएगा। हमने p की जगह n पाई अपॉन l पुट कर दिया, और अंदर आएगा C3 cos, C3 cos C, देखो CPT था, p की जगह क्या आ जाएगा, CN पाई अपॉन l इंटू टी, क्योंकि ये CPT था, p की जगह ये आ गया, प्लस
C4 sin CPT, तो CN पाई अपॉन L इंटू टी। दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन, है ना। ये क्या हमारा अपडेटेड सॉल्यूशन है, और इसी अपडेटेड सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करना है। देखिए, तो पहली इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन इसको बाद में लगाएंगे, पहले इसको लगाते हैं क्योंकि इसमें दोनों जीरो हैं। लेकिन इसको लगाने के लिए हमें डेल वाई अपॉन डेल टी चाहिए। क्या चाहिए हमें, डेल वाई अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 10 हो गई। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डेल वाई अपॉन डेल टी चाहिए, तो क्या करो, इसमें से डेल वाई अपॉन डेल टी निकालो, यानी कि इसका आप क्या करो, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी। अब जरा ध्यान देना, टी के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव, तो जब टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो C2 तो कांस्टेंट हो गया और ये x है, तो ये पूरा बाहर वाला तो कांस्टेंट हो गया। इसको तो ऐसे ही लिख दो, C2 sin n पाई x अपॉन l एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर करेंगे आप इसका डिफरेंशिएशन, देखो t है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस का C3 साइन CN पाई t अपॉन l, है ना, CN पाई t अपॉन l आ जाएगा। और अब एक चीज और ध्यान देना, t का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो t का कोफिशिएंट क्या है, CN पाई अपॉन l, ये आएगा मल्टीप्लाई में। आप जानते हैं जब आप cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन cos के आगे मान लो 2x लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई में भी आएगा, तो यहां पर t का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में भी आएगा। प्लस C4 साइन का हो जाएगा cos CN पाई t अपॉन l, और मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट आ जाएगा CN पाई अपॉन में l, ये आपके पास आएगा। अब इसमें आपको बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। अब देखिए जरा ना, अब मैं यहां पर इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करने जा रहा हूं, तो क्या करेंगे, हम इस वाली कंडीशन को पहले अप्लाई कर रहे हैं, है ना, अप्लाई इसको कर रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या है, डेल वाई अपॉन डेल टी जीरो है, कब, जब टी जीरो है, तो लेफ्ट में हमारा आ जाएगा जीरो, लेफ्ट में कितना आ जाएगा, जीरो, यहां से हमें मिलेगा लेफ्ट में। मैं इसको एक काम करता हूं, देखिए थोड़ा इधर, चलिए चलिए देखिए, तो यहां पर अब लेफ्ट में हमारे पास बचेगा जीरो इक्वल टू, क्योंकि डेल वाई अपॉन डेल टी कितना, जीरो, ये जीरो आ गया, और टी की जगह मुझे यहां पर सब जगह जीरो रख देना है, तो देखो कितना बचेगा, यहां तो टी है नहीं, तो C2 साइन n पाई x अपॉन l, और ब्रैकेट में, अब जरा यहां ध्यान देना, t को जीरो रखना है। अगर आप t को जीरो रखते हैं तो ये साइन है, साइन CN पाई t, यहां पर t को जीरो रखेंगे साइन जीरो बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई, पहली वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, पहला वाला पार्ट तो आ गया जीरो, प्लस इधर आ जाओ, देखो यहां पर अगर आप जीरो रखेंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये cos जीरो बन जाएगा, cos जीरो होता है 1, तो यानी कि ये क्वांटिटी तो 1 बन जाएगी, बचेगा क्या, C4 बचेगा, CN पाई अपॉन l बचेगा, तो यहां पर बचा C4, यहां पर बचा आपके पास C4, और C4 के साथ आएगा इनटू में CN पाई अपॉन में l, ये क्वांटिटी आएगी। इसको अब यहां पर इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं पहले, जीरो जीरो इक्वल टू, देखो C2 है C4 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे C2 C4 NC पाई अपॉन में l, ये तो सब देखो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और साइन n पाई x अपॉन में आएगा l, ये हमारे पास आएगा। अब देखो फिर से वही सिचुएशन है कि जीरो कौन होगा, देखो ये तो जीरो नहीं होगा, है ना, ये जीरो नहीं होगा, ये सारी क्वांटिटी जीरो नहीं है क्योंकि यहां पर n पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो नहीं है, c जीरो नहीं है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं जीरो नहीं होती, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये जीरो नहीं हो सकता, दूसरा C2 जीरो नहीं हो सकता, तो बचा कौन, C4 बचा, यही जीरो हो सकता है ना। तो यहां से हमें क्या पता चला, तो दिस इंप्लाइज दैट C4 इक्वल टू जीरो, तो C4 भी जीरो आ गया।
अब अगर C4 आपके पास 0 आ गया तो आपका जो अपडेटेड सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा ना अपडेटेड। फिर से सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे, अपडेटेड सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिए अपडेटेड सॉल्यूशन कितना आएगा। तो ये जो यहां से आपको अपडेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, कहां पर मिलेगा, यहां पर। इसमें आपको क्या करना है, C4 को 0 पुट कर देना, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको 0 रखेंगे तो केवल ये दो क्वांटिटी बचेंगी, y इक्वल टू में y इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन l, ये बाहर वाली क्वांटिटी, और यहां से ये 0 हो गया, ये कॉस, ये C3 वाली क्वांटिटी बचेगी, C3 कॉस n C भी है, CN पाई t अपॉन में l। दिस इज द अपडेटेड सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, C2 C3 को एक साथ लिख देता हूं, y इज इक्वल टू C2 C3 साइन n पाई x अपॉन l, साइन n पाई x अपॉन में l, साइन n पाई x अपॉन l, और cos c n पाई t, cos n c पाई t अपॉन में l। ये हमारे पास इसका अपडेटेड सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए अभी एक बाउंड्री कंडीशन, सॉरी एक इनिशियल कंडीशन और बची है, ये इसको अप्लाई नहीं किया। इसको अप्लाई करने से पहले आप जरा थोड़ा याद करिए, जब हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ पढ़ रहे थे, सेपरेशन ऑफ मेथड ऑफ सॉल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर जब हम लास्ट कंडीशन लगाते थे तो उससे पहले हम लिखते थे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। क्या लिखते थे, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, अब हम यहां पर लिखेंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। तो अब जरा ध्यान देंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, देखो y इज इक्वल टू, ये जो C1 C2 है इसकी जगह आप सिंगल कांस्टेंट मानेंगे और पहले आप समेशन बना देंगे n इक्वल टू 0 से लेकर के, n इक्वल टू 0 नहीं, n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, और C2 C3 की जगह आ जाएगा Bn, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन में l, cos nc पाई t अपॉन में l। ये हमारे पास क्या आ गया, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इससे पहले भी हम बहुत बार सभी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। अब आपको क्या करना है, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में आपकी जो एक इनिशियल कंडीशन बची है उसको अप्लाई कर देंगे, है ना। जो आपकी सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन है इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में। तो यहां पर मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन की ये कंडीशन क्या है कि t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहां पर आप y की जगह रखेंगे एफ एक्स और यहां पर t की जगह पुट कर देंगे 0। तो आपको देखिए y की जगह एफ एक्स पुट करने पे, चलिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, एट t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारी सेकेंड इनिशियल कंडीशन थी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स, आप y की जगह एफ एक्स पुट करेंगे, y की जगह पर एफ एक्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। अब जरा ध्यान देना bn, और अगर आप t को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वैल्यू 1 बन जाएगी। तो आपको मिलेगा साइन n पाई x अपॉन में l, ये आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास यहां से जो फाइनल सॉल्यूशन आपका आ रहा है वो आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन में l, ये यहां से आपको मिले।
अब एक बात पर जरा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है यहां तक तो हम पहुंच गए, अब इसके बाद एक कांस्टेंट और बच रहा है यहां पर bn। अब ये bn भी आपको कैलकुलेट करना होगा, है ना, bn भी आपको कैलकुलेट करना होगा। अब यहां पर जब आप bn को कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहां पर आपके पास बनती है दो सिचुएशन। bn को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहां पर बनेंगे दो सिचुएशन। देखिए दो सिचुएशन क्या होंगी, आपको कई बार क्या होगा जी, y इक्वल टू एफ एक्स, जो y की वैल्यू हमने यहां पर हमने इनिशियल कंडीशन क्या ली है कि y इक्वल टू एफ एक्स है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इस y की वैल्यू गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन के टर्म में ये वैल्यू आपको गिवन होगी। तो जहां पर आपको y की वैल्यू साइन के टर्म में गिवन है तो वहां पर तो आप bn को कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन की हेल्प से आपको bn की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी कंपैरिजन करके। लेकिन अगर आपको y की जो वैल्यू fx, ये fx वैल्यू अगर आपको साइन की फॉर्म में नहीं दी है तब आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा फोरियर सीरीज। क्या यूज करना पड़ेगा, फोरियर सीरीज। और फोरियर सीरीज में भी कौन सी सीरीज वो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक्चुअल में अप्लाई करना पड़ेगा हाफ रेंज साइन सीरीज। यानी कि कहने का मतलब ये, देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन था, हमें आज तो वेव इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वेव इक्वेशन का। लेकिन जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो याद रखना नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सॉल्यूशन यहीं पर खत्म नहीं होगा, इसके बाद हमें इस bn को कैलकुलेट करना होगा। bn को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, या तो कंपैरिजन से हो जाएगा, कंपैरिजन से अगर कंपैरिजन से हुआ तो फिर तो आसान है, कंपैरिजन से बहुत आसानी के साथ bn कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन वाली सिचुएशन नहीं बनती है तब बनेगी दूसरी सिचुएशन जिसमें हमें अप्लाई करनी पड़ेगी हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज साइन सीरीज आप लोगों ने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ी थी, है ना, हाफ रेंज साइन सीरीज, तो उसको अप्लाई करेंगे और यहां पर bn को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, तो देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में लेंथी जरूर लग रहा है, काफी ज्यादा इसमें आप देखेंगे तो काफी लेंथी है, लेकिन जब आप इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्या है ना, जो पार्ट आपको जब अच्छे से आप इसको तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे स्टेप को, बहुत सारी चीजों को आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका 70% जो पोर्शन है वो सभी क्वेश्चन में एज इट इज सेम रहने वाला है, तो इसलिए आपको और भी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और यहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय आपको करने में लगेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत कम समय लगेगा। मुझे तो इसलिए समय ज्यादा लगा क्योंकि मैं लिखने के साथ साथ आपको समझा भी रहा हूं, मैं इधर से बोल भी रहा हूं, तो इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए, और एक क्वेश्चन यहां पर ड्राइव वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन को जिसको हमने सॉल्व किया है, अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो कैसे ये इक्वेशन ड्राइव होगी, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है ना, आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया तो मान के चलिए आगे के आने वाले जो 2 लेक्चर होंगे वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप प्रैक्टिस करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या। ओके, थैंक यू वेरी मच।